Hello guys, welcome back to our YouTube channel All in One. Is a new interesting video. Today's topic is रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसके ऊपर मैंने 2 वीडियो पहले से बना के रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके विजिट कर लेना। आज मैं क्या बताऊंगा आपको, लिटरेचर रिव्यू के बारे में बताऊंगा, हाइपोथेसिस के बारे में बताऊँ, ऑब्जेक्टिव्स कैसे सेट करते हैं इनके बारे में आपको मैं बताऊँगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है, एंड तक बने रहना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर दबा देना, क्योंकि हम क्वालिटी वाले वीडियो के साथ आपके भरोसे बनाए रखते हैं। और आने वाले दिनों में मैं बहुत ही बढ़िया वीडियो भी लाने वाला हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ एक तरह के नहीं, तरह तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। ओके, तो अब हम जानेंगे कि रिसर्च के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। आप रिसर्च कर रहे हैं, डिसर्टेशन कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उस सभी काम का एक स्टेप्स होता है, प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू आपको जाना होता है। अगर आप वो स्टेप्स फॉलो नहीं करते हैं तो आपका काम इनकम्प्लीट रह जाता है या अच्छे से नहीं होता है। तो रिसर्च एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। जो हायर स्टडी कर रहे हैं तो उन्हें भी ये स्टेप्स अच्छे से फॉलो करने होते हैं और उसे अच्छे से जानना भी होता है। तो आज हम जानेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि रिसर्च प्रोसेस के कुछ क्राइटेरियाज भी होते हैं। क्या है वो क्राइटेरियाज है? फर्स्ट तो ये है, इट इज़ कंडक्टेड विद इन ए फ्रेमवर्क ऑफ सेट ऑफ अप्रोचेस वेदर इट मे बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्या होता है, आपके एकेडमिक डिसिप्लिन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका काम क्या होगा, क्वालिटेटिव होगा या क्वांटिटेटिव होगा। इसके थ्रू आपका रिसर्च का फ्रेमवर्क सेट होता है। सेकंड, द लॉजिकल सीक्वेंसिंग ऑफ स्टेप्स अंडरटेकन इन ऑर्डर टू आंसर द रिसर्च क्वेश्चन इज टर्म्ड एज रिसर्च मेथोडोलॉजी। आप क्या काम करते हैं और आपका मेथड क्या है, आप क्या टेक्निक यूज करते हैं, सब कुछ क्या होगा, साइंटिफिक होगा, जिसका वैलिडिटी भी होगा और आपका रिजल्ट का रिलायबिलिटी हो गया होगा। और ये सारे प्रोसेस को एक साथ क्या कहते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो आप फॉलो करते हैं। थर्ड ये है, इट इज़ अनबायस्ड एंड ऑब्जेक्टिव। ये आपको क्या होता है, आपका रिसर्च काम अनबायस्ड होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव फुल होना चाहिए। ओके, अब हम देखते हैं कि रिसर्च के स्टेप्स क्या क्या होते हैं। टोटल 8 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेप्स क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, लिटरेचर का रिव्यू करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट करते हैं, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं, वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसका मेजर्स करते हैं। सेकंड स्टेप है प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, प्रॉब्लम को स्ट्रक्चर करना होता है, आपको एक्सपेरिमेंटल नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी करने होते हैं। थर्ड, डेवलपिंग डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे आपको डेटा क्या कलेक्ट करना है, कैसे कलेक्ट करना है, ये सोचना होता है। फोर्थ स्टेज क्या होता है, सिलेक्टिंग सैंपल्स। क्या क्या सैंपल्स कलेक्ट करते हैं आप, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे करते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे करते हैं, और क्या करते हैं, सैंपल का डिजाइन रेडी करते हैं। ठीक है। स्टेप 5 क्या है, राइटिंग रिसर्च प्रपोजल। आपको यहाँ पे रिसर्च का एक प्रपोजल राइट करना होता है कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसकी क्या नीड्स है, क्या बेनिफिट्स है, किस तरह का डेटा आप यूज़ करना चाहते हैं, आप अपने रिसर्च पे जस्टिफिकेशन देंगे यहाँ पे, और क्या क्या रिसोर्स आप यूज़ कर रहे हैं, ये सब लिख के आपको एक प्रपोजल आपको देना होता है। स्टेप 6 क्या है, कलेक्टिंग डेटा। अब यहाँ पे आप डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, फील्ड वर्क करके प्राइमरी डेटा कलेक्ट करेंगे या सेकेंडरी सोर्स से सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करेंगे। अब अगर सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, क्वेश्चनियर के थ्रू करेंगे, मेल के थ्रू करेंगे, अब कैसे करेंगे, ये सब आपको सोचना होता है यहाँ पे, और डेटा कलेक्ट करना होता है। 7th स्टेप बहुत ही अहम स्टेज है। क्या करना होता है, यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। आप जो डेटा कलेक्ट करते हैं, फील्ड से हो या सेकेंडरी सोर्स से हो, कहीं से भी हो डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको आपको एडिट करना होता है, कोडिंग करना होता है, सॉर्ट करना होता है, डेटा को क्लासीफाइड करना होता है आपके काम के मुताबिक, उसका टेबुलेशन बनाना होता है, उसको एनालिसिस करना होता है, आप जो हाइपोथेसिस किया है उसका टेस्टिंग भी करना पड़ता है, और लास्ट ऑफ ऑल एक जनरलाइजेशन भी करना होता है। एंड लास्ट स्टेज, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज, क्या होता है, राइटिंग ए रिसर्च रिपोर्ट। आपको यहाँ पे एक रिसर्च का रिपोर्ट लिखना होता है जो आपको सबमिट करना होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक टाइटल पेज देना होगा, टाइटल, कंटेंट्स के टेबल देने होंगे,
फिगर्स के टेबल देने होंगे, प्लेट्स के देने होंगे, चैप्टर्स के देने होंगे, बिब्लियोग्राफी ऐड करना होता है, अपेंडिक्सेस ऐड करना होता है। ठीक है, तो टोटल ये जो 8 स्टेज है, इनमें से आज हम सिर्फ पहला वाला स्टेज ही डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। यहाँ पे हम लिटरेचर रिव्यू, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाइंग रिसर्च वेरिएबल्स एंड मेजरिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ये 4 देखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे हम अब हम रिसर्च के जो पहला स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, इसको हम ध्यान से और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, रिसर्च को फॉर्मुलेट करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स जानने होते हैं। यहाँ पे भी कुछ स्टेप्स हैं। उससे पहले मैं बताऊँ आपको कि जो रिसर्च का प्रॉब्लम क्या होता है, एक डिस्कवरी होता है। इट्स ए कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कवरी। यहाँ पे आपका जो बिलीफ है, जो ऑब्जर्व किया है आपने, जो इन्फॉर्मेशन आपने पाया है, आपका जो जनरल नॉलेज है, आप क्या प्रोसेस यूज़ करते हैं, आप किसके पास से गाइड ले रहे हैं, ये सारे चीज़ें कुल मिलाकर आपके पास एक रिसर्च का प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, और ये करने से पहले आप जिस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं उस सब्जेक्ट में आपको एक्सपर्टीज तो चाहिए ही, थोड़ा बहुत अच्छा खासा ज्ञान आपको होना ही चाहिए आपके सब्जेक्ट में। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या वो स्टेप्स होते हैं रिसर्च प्रॉब्लम्स सेट करने के लिए। पहला तो है आइडेंटिफाइंग ए ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। बहुत ही आसान है, आपको एक ब्रॉड एरिया आइडेंटिफाई करना है कि आप किस सब्जेक्ट में रिसर्च करेंगे या किसके ऊपर रिसर्च करेंगे। जैसे कि आप मान लीजिए इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, या जियोग्राफी के हो सकते हैं, मैथ के, फिजिक्स के, कुछ भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। ये हो गया आपका एक ब्रॉड एरिया। ठीक है, सेकंड क्या है, डिवाइडिंग द ब्रॉड एरिया इनटू सब एरियाज। अब आपको इस ब्रॉड एरिया को सब एरिया में डिवाइड करना होता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक जियोग्राफी के स्टूडेंट हो, तो आपको जियोग्राफी के 2 ब्रॉड एरिया है, एक फिजिकल जियोग्राफी, 2 ह्यूमन जियोग्राफी। तो आपको इनमें से किसी एक को चूज करना होता है। ठीक है, पहले तो आपको डिवाइड करना होता है कि आपको किस में जाएंगे, फिजिकल में या ह्यूमन में। ठीक है, थर्ड देखते हैं, फोकसिंग ऑन एंड सिलेक्टिंग एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अब आप वो जो 2 ब्रॉड एरिया आपको मिला है उनमें से किसी एक में जाना होगा और उसमें आपको टॉपिक सिलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करना होते हैं। देखिए, एंड फोर्थ स्टेज क्या होता है, आइडेंटिफाइंग द गैप्स एंड रेजिंग रिसर्च क्वेश्चन। अब आप देखिए, आपने जो ब्रांच के सब डिवाइड लिए हैं, सब ब्रांच लिए हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम्स है, इमर्जिंग इश्यूज क्या हैं, उसके ऊपर आप रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जब आप रिसर्च कर रहे हैं तब आप कुछ नए चीज़ का खोज कर रहे हैं, तो आपको कुछ ऐसा टॉपिक लेना होगा जो अभी इमर्जिंग इशू है या इमर्जिंग इशू था, अब भी चल रहा है। जैसे कि मान लीजिए आप अगर कोरोना के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो कर भी सकते हैं, कोरोना का इम्पैक्ट इस सभी को लेकर। अगर आप ये चाहते हैं कि एनवायरनमेंट में क्या इम्पैक्ट है एयर पोल्यूशन के, वाटर पोल्यूशन के, ये सब भी कर सकते हैं। ये सब भी इमर्जिंग इशूज हैं और ये सब इमर्जिंग इशू रहेंगे भी। तो आप अगर ह्यूमन जियोग्राफी में जाते हैं या एनवायरनमेंट के सेक्शन में जाते हैं तब भी आपको ये मिलेगा, लेकिन आप किसी और सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको और सिलेक्ट करना होगा कुछ और। अगर आप फिजिकल जियोग्राफी में जाते हैं तो वहाँ पे आपको रिवर मिलेंगे, टेरेन मिलेंगे, उसमें से आपको कुछ सिलेक्ट करना है प्रॉब्लम। ठीक है, तो मुझे लगता है फोर्थ स्टेज आपको समझ में आ चुका होगा। फिफ्थ क्या होता है, फॉर्मुलेशन ऑफ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव। आपको ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना होता है, मैं बाद में बताता हूँ ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव्स आपको सिलेक्ट करने होते हैं जो आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा।
सिक्स क्या होता है, एसेसिंग एंड रिव्यूइंग ऑब्जेक्टिव्स। आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे उनमें से आपको सिलेक्ट करना होता है कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स आप लेना चाहते हैं, क्योंकि आप सारे ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर तो काम नहीं कर सकते, आपको कुछ स्पेसिफाई करना होगा, ठीक है, और अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव्स को आपको लेना होता है। तो ये रहा रिसर्च का फर्स्ट स्टेप का। अब देखिए पिछले वाले जो स्लाइड था उसके साथ इसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि एक ब्रॉड एरिया है जियोग्राफी, उसको मैं टू सब डिवाइड करता हूँ, फिजिकल जियोग्राफी और ह्यूमन जियोग्राफी में। आप फिजिकल जियोग्राफी में आप जाते हैं तो आपको रिवर, टेरेन, ये सब तो मिलता ही है, उनमें आप काम कर सकते हैं। मैं ह्यूमन जियोग्राफी से आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि वहाँ पे आपको अर्बन जियोग्राफी, पॉपुलेशन जियोग्राफी, सेटलमेंट जियोग्राफी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री जियोग्राफी, इन सारे सब टॉपिक्स मिलते हैं। अब अगर आप इंडस्ट्रियल जियोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ से एक टॉपिक सिलेक्ट कीजिए कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, मान लीजिए इंडस्ट्रीज़ ऑफ बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, ये बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्रीज़ के कुछ कमियां हैं, आप उसमें रिसर्च कर सकते हैं। ये एक इमर्जिंग इशू है और उससे आपको ये स्पेसिफाई करना होता है कि लेवल्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द एरिया। ये अगर आप करते हैं तो ये होगा आपका रिसर्च प्रॉब्लम, और वहाँ से ही आपको फाइंड आउट करना होगा आपका मेन और सब ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आप पिछले वाले स्लाइड से इसको मिलाने की कोशिश करना। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब हम देखेंगे कि कोई प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करने से पहले हमें कुछ कंसीडरेशन होता है, वो क्या क्या है। ठीक है, जब हम कोई रिसर्च करते हैं तब हमें कुछ चीज़ों का ध्यान तो रखना ही होता है। जब हम रिसर्च करने जाएंगे तो उनमें हमें कुछ चीज़ें ज़रूरी है कंसीडर करना। क्या है वो चीज़? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरेस्ट। आपको आपके काम में इंटरेस्ट होना चाहिए। अब अगर ऐसा कुछ टॉपिक आपको मिल जाता है कि जहाँ पे आपको इंटरेस्ट तो है ही नहीं और वो काम करते करते आपका इंटरेस्ट ही गायब हो रहा है, तो वो काम सही ढंग से नहीं होगा और रिसर्च भी आपका गलत रिजल्ट दे सकता है, चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो आप जब भी कोई रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट करेंगे तो अपना खुद का इंटरेस्ट है उस काम में और वो आपका इंटरेस्ट काम में बनाए रखे, ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम या टॉपिक सिलेक्ट करना होता है आपको। सेकंड क्या होता है? मैनेजेबल मैग्नीट्यूड। अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो आप ये तो नहीं चाहेंगे ना कि मेरा टॉपिक का जो स्टडी एरिया होगा या लोकेशन होगा वो आपके घर से या काम के जगह से बहुत दूर हो, आपका टाइम कंज्यूम हो, आपका मनी जैसा ज़्यादा खर्च हो, ये तो आप नहीं चाहेंगे। आपको रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट करने से पहले ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप टाइम कॉस्ट सेव करके या एक मैनेजेबल अमाउंट पे लेकर कोई टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही अहम चीज़ है, क्योंकि आप कुछ भी टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हैं लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आप वहाँ पे जाके डेटा कलेक्ट कब करेंगे, जाने आने में कितना वक्त लगेगा, आपको टाइम कितना कंज्यूम होगा, आप काम कैसे कर सकते हैं। अगर आपका डिस्टेंस ज़्यादा होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि मैनेजेबल मैग्नीट्यूड, आपको हर एक चीज़ में मैनेजेबल डिस्टेंस, टाइम, कॉस्ट, ये चीज़ का ध्यान रखना ही होता है। थर्ड क्या होता है? कंसेप्ट मेजरमेंट। आपको अपने जो कंसेप्ट हैं, जो काम आप कर रहे हैं, उस कंसेप्ट के मेजरमेंट के ऊपर आपको ध्यान देना होता है। ठीक है, फोर्थ क्या है? लेवल ऑफ एक्सपर्टीज। आप जो काम कर रहे हैं उनमें आपको एक्सपर्टीज होना चाहिए, आप उसके ऊपर नॉलेजेबल पर्सन होंगे, तभी आपको कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस अच्छे से आएंगे। अब
उसके ऊपर डीप थिंकिंग कर सकेंगे। ठीक है, तो आपको एक्सपर्टीज चाहिए। अब अगर आपको कुछ एक्सपर्टीज नहीं है तो आप कैसे भी वो सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़े विद्वान होना होता है रिसर्च करने के लिए। ये अपने सब्जेक्ट में या जो इंटरेस्ट में आप काम कर रहे हैं उसमें आपको थोड़ा बहुत तो जानना ही होता है ना। नहीं जानेंगे तो कैसे काम करेंगे। यही है, रिलेवेंस होना चाहिए। ये रिलेवेंस रिसर्च में बहुत ही गुरुत्वपूर्ण एक वर्ड है। आपका काम का और जो काम कर रहे हैं उसका एक रिलेवेंस जरूरी है बहुत ही। और एथिकल इशू तो आता ही है। आप अपना एथिक्स को साइड में रख के ही अपना प्रॉब्लम सिलेक्ट करना। आपका कुछ पर्सनल बिलीव्स हो तो वो यहाँ पे नहीं आना चाहिए। नाउ वी स्विच टू द लिटरेचर रिव्यू पार्ट। ये लिटरेचर रिव्यू अपने रिसर्च का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। और ये लिटरेचर रिव्यू ये आपको सजेस्ट करता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना होता है। इससे आपको एक अच्छी खासी नॉलेज मिलती है आपके काम के ऊपर। लिटरेचर रिव्यू का क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है वो हम एक झलक देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट ब्रॉडन्स द नॉलेज ऑफ रिसर्चर अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम। ये आपका रिसर्च प्रॉब्लम जो है उसके अंतर्गत नॉलेज को विस्तार करता है, आपका ज्ञान वृद्धि करता है सिंपली। सेकेंड, it brings better clarity and focus to the research problem and it also helps to improve the authenticity of the research। ये आपके काम की क्लैरिटी देता है, क्या करना है ये आपको क्लियर हो जाता है। और ये क्या करना है काम में आपको ये फोकस करवाता है। आपके काम की ऑथेंटिसिटी को ये इम्प्रूव कर देता है। थर्ड, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये आपको एक ट्रैक शो करता है कि आपको कैसे अपना डिसर्टेशन या रिसर्च वर्क करना होता है। तो इसके थ्रू आपको क्या होता है कि ये आपको जो रिसर्च का आपका जो मेथोडोलॉजी है इसको इम्प्रूव कर देता है। फोर्थ क्या है, इट हेल्प्स टू कॉन्टेक्चुअलाइज द फाइंडिंग्स। क्या क्या खोजना है, कैसे खोजना है, ये सारी चीज़ों का एक मार्क आपको शो करता है ये लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू एक बहुत ही अहम पार्ट होता है। अगर आप अच्छी खासी लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं तो आपको बहुत बधाई हो, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू करने से आपको बहुत ही हेल्प मिलता है रिसर्च में। अब लिटरेचर रिव्यू का जो स्टेप्स होता है वो क्या होता है कि आपको पहले लिटरेचर को मान लीजिए कि कोई आर्टिकल या जर्नल या बुक्स को पढ़ना होता है और उसके बाद उसका एक सिंपल समरी आपको लिखना होता है या उसका जो मेन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है उसको आपको लिखना होता है। अगर काफ़ी सारे बंदों को ये लगता है कि लिटरेचर रिव्यू का मतलब सिर्फ आर्टिकल को पढ़ना होता है तो वो तो सिर्फ आर्टिकल रिव्यू हो गया, अगर सिर्फ आर्टिकल पढ़ेंगे। नहीं, लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है सिर्फ आर्टिकल पढ़ना नहीं। आप अपने रिसर्च या डिसर्टेशन करने से पहले कुछ ना कुछ देखा होगा, पढ़ा होगा, जिसके थ्रू आपने अपना रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया होगा। तो जहाँ से आपने हेल्प लिए हैं, चाहे वो आर्टिकल हो, जर्नल हो, बुक हो या कोई इंटरनेट का सोर्स हो, आप कहीं से भी कुछ भी उठाओ उसका एक रिव्यू आपको देना होता है वहाँ पे। ये होता है लिटरेचर का सिर्फ आर्टिकल नहीं, बुक्स, जर्नल, आर्टिकल, ये सब कुछ जहाँ से आपने कुछ भी लिया होगा ये सारे चीज़ों का रिव्यू आपको करना होता है और आपको लिखना भी होता है। अब लिटरेचर रिव्यू में आपको मैं ट्रिक्स देता हूँ कि कैसे जल्दी कर सकते हैं। अगर आप रिसर्चर हैं पीएचडी का तो आपके पास समय है, आप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ना भी चाहिए। लेकिन आप अगर डिसर्टेशन करते हैं मास्टर डिग्री या ग्रेजुएशन का तो आपके पास समय बहुत कम होता है, 6 मंथ या ओनली हार्डली 2-3 मंथ्स होते हैं। तो इन समय में बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, आप सिंपली शोधगंगा में जाइए, वहाँ पे आपको थीसिस के एक लाइब्रेरी मिल जाएगी, वहाँ से आप अपने टॉपिक के हिसाब से कुछ भी थीसिस डाउनलोड कीजिए। सिंपली उसका एब्स्ट्रैक्ट डाउनलोड कीजिए। अगर आपको समय है तो फुल डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा एब्स्ट्रैक्ट डाउनलोड कीजिए। एब्स्ट्रैक्ट को अच्छे खासी पढ़िए, शोधगंगा से पढ़ सकते हैं, रिसर्च गेट से भी कोई आर्टिकल डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, कायहब से भी पढ़ सकते हैं, कहीं से भी आप पढ़िए, कुछ भी पढ़िए अपने टॉपिक के रिलेटेड
और उसका एब्स्ट्रैक्ट करके आपको जो समझ में आता है उसको अपने हिसाब में लिखिए, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना, ठीक है। और लिखते वक्त पेपर्स का नाम या बुक का नाम और उसका राइटर का नाम जरूर मेंशन करना, ये मेंशन करना होता है, ये होता है स्टेप। तो ऐसे आप लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। मेनली 3 या 4 अप टू 8 लाइन तक हो सकता है ये लिटरेचर रिव्यू का एक पैरा। आप इसको यार्ड वाइज भी लिख सकते हैं और हैपासेडली भी लिख सकते हैं, आपको जैसा पसंद हो आप कर सकते हैं। ऐसी कोई प्रोसीड्योर है नहीं कि आपको ऐसे ही करना है। तो लिटरेचर रिव्यू क्या है आप लोगों को अच्छी खासी पता चल गया होगा, और हम क्यों लिटरेचर रिव्यू करते हैं वो भी आपको पता चल गया होगा। तो अभी तो आपके पास इंटरनेट का सोर्स है, तो आप वहाँ से लिटरेचर का रिव्यू करने के लिए वेराइज सोर्स का यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, लिटरेचर रिव्यू के साथ आर्टिकल या बुक रिव्यू को भूला मत देना, क्योंकि आर्टिकल या बुक रिव्यू में आपको वो बुक या आर्टिकल का एक सामान्य के साथ साथ उसका बैड साइड गुड साइड ये सब देना होता है, लेकिन लिटरेचर रिव्यू में आपको ये सब नहीं करना होता है। आपको सिर्फ मेन थीम कंसेप्ट देना होता है कि क्या उस आर्टिकल में, जर्नल में या बुक्स में है, सिर्फ ये है, ठीक है। आप लोगों को अच्छी खासी ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं बाद में एक वीडियो बना के इसको अच्छी तरह से समझा दूंगा। अब हम देखेंगे लिटरेचर रिव्यू का नेक्स्ट पार्ट क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हमें ऑब्जेक्टिव्स तो फॉर्मुलेट करने ही होते हैं, ये भी फर्स्ट पार्ट का एक बहुत ही अहम पार्ट होता है। लिटरेचर रिव्यू के बाद ही आपको ऑब्जेक्टिव्स का फॉर्मुलेट करना पड़ता है। ये आपको अपना गोल दिखाता है कि आपको क्या क्या करना होता है। ये रिसर्चर के जो रीडर्स हैं, जो ये टेक्स्ट को पढ़ेंगे, उनको ये दर्शाता है कि इस बुक में हमें ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स 2 टाइप्स के होते हैं मेनली, मेन ऑब्जेक्टिव एंड सब ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव क्या करता है, ये जो आपका रिसर्च प्रॉब्लम है उसका ओवरऑल एक स्टेटमेंट देता है, लेकिन सब ऑब्जेक्टिव में आपको क्या मिलता है, वो मेन ऑब्जेक्टिव को आप ब्रेक करके लिखते हैं अपने हिसाब से। तो ऑब्जेक्टिव लिखने का कुछ फॉर रूल्स है, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होता है, ऑब्जेक्टिव्स को न्यूमेरिकली लिखना होता है, 1 2 3 ऐसे करके। और जो ऑब्जेक्टिव्स के वर्ड होंगे उसको आपको क्लियर, कंप्लीट एंड स्पेसिफिक लिखना होता है। थर्ड क्या होता है, एक्शन ओरिएंटेड वर्ड आपको यूज करने होते हैं। ये एक्शन ओरिएंटेड वर्ड्स क्या होता है मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप किसी डिस्क्रिप्टिव टाइप का रिसर्च कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, तो आपको क्या यूज़ करना होगा। जब आप स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव लिखना, तो आपको लिखना होगा टू डिस्क्राइब द टाइप, टू डिस्क्राइब। ऐसा एक्शन वर्ड क्या होता है, ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, टू डिटरमाइन, टू फाइंड आउट, टू असर्टेन, टू मेजर, टू एक्सप्लोर, ये सब होता है एक्शन वर्ड। आपको इन सभी वर्ड्स का यूज़ करना है आपको ऑब्जेक्टिव लिखने के समय, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्टिव 2 टाइप्स के करना होता है, मेन और सब। अब देखिए मेन ऑब्जेक्टिव और सब ऑब्जेक्टिव का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आप किसी टूरिज्म की पेपर के ऊपर काम कर रहे हैं, उसका पोटेंशियल देख रहे हैं कि किसी डिस्ट्रिक्ट का टूरिज्म पोटेंशियल क्या है, तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा। आप ऑब्जेक्टिव को ऐसे लिख सकते हैं, टू फाइंड आउट और टू डिटरमाइन द टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, बी डिस्ट्रिक्ट और सी डिस्ट्रिक्ट, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, ठीक है। अब सब ऑब्जेक्टिव में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे सब ऑब्जेक्टिव के आप लिख सकते हैं
search for place of tourist interest in dash district with their historical and cultural importance first. सेकेंड आप ऐसे लिख सकते हैं, assess the existing situation of tourism activity and evaluation of the potentiality of dash district as tourist destination in India और कहीं भी हो. थर्ड आप ऐसे लिख सकते हैं, finding out shortcoming in existing condition and giving recommendation for tourism as well as socio-economic development of people. तो आप ऐसे लिख सकते हैं. आप मेन ऑब्जेक्टिव में क्या लिखेंगे, आपका जो मेन काम है, फोकस क्या है आपका मेन, वो आपको लिखना होता है कि टूरिज्म पोटेंशियल को डिटरमिन करना आपका मेन काम होता है. तो आप ये लिखेंगे. और सब ऑब्जेक्टिव में आपको क्या लिखना होता है कि उसके अंतर्गत क्या क्या आता है वो आप लिखेंगे. मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया. अब अगर किसी दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कि मैं ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी के ऊपर कुछ काम कर रहा हूँ. तो मेरा वहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मेन ऑब्जेक्टिव होगा टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रांसपोर्ट एंड रीजनल डेवलपमेंट. ठीक है. अब मैं सब ऑब्जेक्टिव में क्या लिख सकता हूँ, टू फाइंड आउट द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट of this particular area, to find out the economic development of this particular area, to find out the overall socio-economic development of this area in terms of transport. ठीक है. ऐसे करके मैं इसका सब ऑब्जेक्टिव को बढ़ा सकता हूँ. और हाँ, यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस में डिफरेंस होते हैं. वो क्या डिफरेंस है मैं आपको थोड़ी बाद में बताऊँगा. यहाँ पे मैंने एक चीज़ स्किप कर गया हूँ स्लाइड में, वो है कंसेप्ट एंड वेरिएबल्स. देखिए, ये कोई कठिन चीज़ नहीं, इसलिए मैंने इसको स्लाइड से हटा दिया है. देखिए, आपको वेरिएबल्स टू टाइप्स के होते हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होता है, जो किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं. जैसे कि मान लीजिए रेन डिपेंड्स ऑन इवेपोरेशन और अमाउंट ऑफ ट्रीज, दैट्स लाइक ओके. और मान लीजिए कि ट्रांसपोर्ट डिपेंड्स ऑन द टेरेन फीचर्स ऑफ एनी रीजन. सो इस तरह का डिपेंडेंसी. तो यहाँ पे कोई एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. तो आपको रिसर्च में ये टू टाइप्स के वेरिएबल मिल जाएंगे और इसके थ्रू आपको काम करना होता है. और यहाँ पे मेजर्स करने के लिए, वेरिएबल्स को मेजर्स करने के लिए कुछ स्केल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल रेशियो स्केल. तो ये सब आप लोगों को पता ही होगा, इसलिए मैंने ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया है. और मैंने इसका सबसे बड़ा और अहम पार्ट जो आप लोग करने में थोड़ी समस्या की बात होती है, वो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेटेड वाला पार्ट में मैं अभी स्टेप करूँगा. ठीक है. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. अब हम देखेंगे कि हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कैसे करते हैं. हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं और हम क्यों हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे, नल हाइपोथेसिस क्या है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैसे, ये सारे कंसेप्ट हम अभी जानेंगे. क्योंकि हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना कोई भी रिसर्च के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक होता है. आप कोई भी सोशल साइंस का स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि आप कोई भी थ्योरी पढ़ते हो या रिसर्च का रिजल्ट पढ़ते हो, तो वहाँ पे जिन्होंने ये पोस्टुलेट किया है, जिन्होंने इसका प्रस्ताव दिया है, उन्होंने कुछ ना कुछ हाइपोथेसिस किया ही. तो एज ए रिसर्चर ये आपका भी फर्ज बनता है, और फर्ज नहीं, ये एकदम से आपका ही काम है कि आपको कुछ हाइपोथेसिस करना है. हाइपोथेसिस क्या होता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका एक पॉसिबल आउटकम आप पहले से ही सोच के रखते हैं. ठीक है, यही है हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस कुछ ज़्यादा कुछ कठिन कुछ चीज़ नहीं है. आप जो काम कर रहे हैं उसका जो पॉसिबल आउटकम आ सकता है वही है हाइपोथेसिस. और आप हाइपोथेसिस एक नहीं, मोर देन वन कर ही सकते हैं.
एक रिसर्चर के तौर पे हमें सिर्फ सच्चाई का जांच करना होता है, लेकिन हम सच्चाई का जांच तो करते हैं, करते करते हमें कुछ आउटकम्स की भी क्या होता है थिंकिंग आ जाती है कि हाँ ये हो सकता है। हम हाइपोथेसिस में क्या करते हैं, 2 या मोर देन 2 वेरिएबल्स के अंदर क्या करते हैं, कोरिलेशन फाइंड आउट करना कोशिश करते हैं, और इस कोरिलेशन के दौरान हमें पता चलता है कि हाँ इसके साथ इसका अगर कोरिलेशन किया जाए, रिलेशनशिप बनाया जाए तो ये आउटकम आ सकता है। यही होता है हाइपोथेसिस। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज एन एडुकेटेड गेस और assumption about some phenomena. Okay, this assumption is tested by collecting information that will enable us to conclude our hunch was right. Okay, तो हाइपोथेसिस का डेफिनेशन अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमें कुछ चीज़ें मालूम आ जाएगी। देखिए क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ए टेंटेटिव प्रोपोजिशन। ये क्या है, कोई फिक्स चीज़ नहीं है, ये एक सामूहिक क्या है, प्रस्ताव है कि रिसर्च के आउटकम के बारे में। सेकेंड, द वैलिडिटी ऑफ हाइपोथेसिस अननोन। हाइपोथेसिस का वैलिडिटी क्या है ये हमें पता नहीं है, हम जानते ही नहीं कि हाइपोथेसिस का वैलिडिटी क्या है। ठीक है। थर्ड, इन मोस्ट केसेस फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस स्पेसिफाइज द लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। क्या होता है, ज़्यादातर चीज़ में यही देखा गया है कि हम जो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं, मान लीजिए कि ऑल्टरनेटिव फॉर्मुलेट होता है वो, तो वो क्या होता है, वो एट द एंड ऑफ द सर्वे या रिसर्च वर्क वो काम कर जाता है, वो लग जाता है। ठीक है, यही होता है। इट मस्ट बी जनरलेबल, इसको साधारण होना है, और इट शुड बी सिंपल, इसको सिंपल भी होना है। तो हाइपोथेसिस क्या है ये तो आपको पता चल ही होगा, गया होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम हाइपोथेसिस करते हैं, लेकिन इस करने की वजह क्या है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हम हाइपोथेसिस क्यों करते हैं, इसकी करने की वजह क्या है। ठीक है, हम हाइपोथेसिस कर रहे हैं तो बेकार में ही तो नहीं करेंगे ना, कुछ तो हमारी डिमांड है, इसीलिए हम हाइपोथेसिस कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि हाइपोथेसिस का मेन फंक्शंस क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, इट ब्रिंग फोकस, क्लैरिटी एंड स्पेसिसिटी इन द रिसर्च स्टडी। ये हमको हमारे रिसर्च स्टडी में क्या करता है, फोकस केंद्रित करके रखता है, क्लैरिटी देता है, स्पेसिफाई कर देता है कि हमें यही करना है अपने हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए। सेकेंड, इट हेल्प्स इन मेकिंग सैम्पल डिज़ाइन। आपको सैम्पल डिज़ाइन रेडी करने में ये आपको हेल्प करता है। अब थर्ड क्या होता है, दे मेक द स्टडी मोर ऑब्जेक्टिव। ये आपका जो स्टडी है उसको मोर ऑब्जेक्टिव बना देता है। और फोर्थ क्या है, दे फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ ए थ्योरी। ये आपको थ्योरी फॉर्मेशन करने में मदद करता है। तो ये है हमारे हाइपोथेसिस करने के पीछे वजह। ठीक है, हम हाइपोथेसिस करते हैं इसी के लिए ही, ये इन सारी चीज़ों को पाने के लिए करते हैं। ये हमारा स्टेप 1 का फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम का लास्ट स्लाइड है, और हम यहाँ पे देखेंगे कि हाइपोथेसिस के कितने टाइप्स होते हैं और नल हाइपोथेसिस क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, इसको समझने की कोशिश हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, और हाइपोथेसिस का 2-3 एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे देंगे कि ये कैसे हाइपोथेसिस हो रहा है। तो मैं पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि हाइपोथेसिस करने का जो कंसिडरेशन था वो मैंने पहले वाली स्लाइड में बता दिया है। अब हाइपोथेसिस के जो टाइप्स है वो है, फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव
टाइप हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस क्या होता है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे द प्रेजेंट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया इज 10%। ये मैंने डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। ये होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप, आपको कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं आप हाइपोथेसिस में। रेशनल हाइपोथेसिस क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, पेरेंट्स रिसाइडिंग इन अर्बन एरिया स्पेंड मोर मनी ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रेन, ठीक है। ये रेशनल है, चौक्तिक। कैसे, इट इंडिकेट्स, ये क्या करता है, रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन टू वेरिएबल्स के बीच में जब कोई रिलेशनशिप शो होता है उसको हम बोलते हैं रेशनल हाइपोथेसिस। एंड थर्ड एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस, एग्जाम्पल ले लीजिए, व्हेन सैलरीज इंक्रीज द स्पेंडिंग ऑन फूड आइटम ऑल्सो इंक्रीज। ओके, ये होता है जब सैलरी बढ़ जाती है तो फूड खाने के ऊपर हम ज़्यादा खर्च करते हैं। उल्टा नहीं समझना है, क्योंकि जब हम ज़्यादा खाते हैं तब सैलरी बढ़ जाती है, ऐसा नहीं होता है। ये तो एक बकवास होगी, ठीक है। ओके, तो हमें हाइपोथेसिस ये 3 टाइप्स के ही होते हैं, और 2 टाइप्स के भी होते हैं, मैं बता दूंगा आपको, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और स्टैटिस्टिकली हमको हाइपोथेसिस टेस्ट करने होते हैं, वो टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट ऐसे होता है, उसके थ्रू हम टेस्ट करते हैं कि ये हाइपोथेसिस क्या नल है, इसका मतलब इसको हटा देना है, या ये मैंने जो हाइपोथेसिस किया है वो सही है, ये होता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हाइपोथेसिस कैसे होता है। मान लीजिए कि मैं एक टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो काम आपको बोल रहा था ऑब्जेक्टिव्स के समय, वहाँ पे एक हाइपोथेसिस में ऐसा कर सकता हूँ कि अगर टेरेन का, अगर मैं हाइपोथेसिस करूँ कि टेरेन की क्वालिटी के ऊपर ट्रांसपोर्ट डिपेंड करता है, टेरेन की क्या स्लोप है उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट डिपेंड करता है, ये मैं कहूँ तो ये ज़्यादातर गलत नहीं होगा। अभी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है उसके थ्रू ये हो रहा है, हाँ, पहाड़ी इलाका में भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लेकिन ये मैं कर सकता हूँ एक हाइपोथेसिस। दूसरा एक हाइपोथेसिस कर सकता हूँ कि जहाँ पे ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट ज़्यादा है वहाँ उस एरिया का रीजनल डेवलपमेंट भी ज़्यादा है, ये मैं एक हाइपोथेसिस बोल सकता हूँ। अब मैं डेटा कलेक्शन करने के बाद जब टेस्ट करूँगा हाइपोथेसिस का, तब मुझे पता चलेगा कि मेरा ये हाइपोथेसिस सही है या गलत है। अगर सही होता है तो वो होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और गलत होता है तो उसको होता है नल हाइपोथेसिस, जो उसको हम हटा देते हैं। तो ये प्रोफेसर R.A. फिशर ने फर्स्ट ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया था, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया था, और ये नल हाइपोथेसिस ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कॉन्सेप्ट वहाँ से मार्च होकर आया है, ठीक है। अब तो नल हाइपोथेसिस ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के कॉन्सेप्ट मैंने आपको छोटे तरीके से दे दिए। अगर इससे को कंसेप्ट में ज़्यादा देने जाऊँ तो वक्त लग सकता है, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, और इससे ज़्यादा अगर वीडियो गया तो कोई देखेगा भी नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट डे में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ स्टेप बता दूंगा, और मैं अच्छी खासी यूजीसी गाइडलाइन के हिसाब से ही आपको ये सब चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। आज का जो पूरा स्लाइड था उनमें से आप लोगों को कहीं पे कुछ डाउट नहीं होने चाहिए, अगर है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स कर देना, ताकि मैं उसके ऊपर एक नया वीडियो बना के आप लोगों को प्रेजेंट कर सकूं, ठीक है। और मैं ट्राई करूंगा कि इससे रिलेटेड वीडियोस मैं जल्दी ही आपके सामने ला सकूं, क्योंकि आप लोगों को भी हेल्प हो सके। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद और गुड बाय। अगर आप ये पूरी वीडियो एंड तक देख रहे हैं तो आपको मेरी तरफ से तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये वीडियो अगर आप पूरा का पूरा देख रहे हैं तो आपको बहुत से कंसेप्ट मिल रहे हैं, ठीक है, बहुत से कंसेप्ट को मिल रहे हैं। तो आप ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि उसको भी हेल्प हो सके, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय।